नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी इन हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। माई सेल्फ ओम जायसवाल। और रेलवे ग्रुप डी के लिए लगातार दोस्तों जीके जीएस की क्लास आपके लिए मैं ला रहा हूं, जो कि आपके ग्रुप डी परीक्षा में 20 नंबर का आएगा। और दोस्तों कहीं ना कहीं आप बहुत सारे परीक्षा पैटर्न के हिसाब से प्रश्नों को करने वाले हैं, और हम पूरी फोकस करते हैं दोस्तों कि प्रश्न आपको याद हो। मैं अपने सेशन में पूरी कोशिश करता हूँ। आज हमारा 11वां क्लास है और आप लोग बोल रहे हैं सर इस क्लास को बंद मत कीजिए, बहुत यूजफुल है, आपको अच्छा लग रहा है। तो इसके पहले के जो 10 क्लासेस आपने नहीं देखे हैं, पहले आप उन्हें जाके जरूर से देखिएगा, क्योंकि मेरे सारे सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और हम लोग एकदम परीक्षा पैटर्न चलेंगे, मतलब जीके भी पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स भी 2024-25 का पढ़ते हुए साथ में चलेंगे। साथ ही दोस्तों आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये परीक्षा पैटर्न के साथ साथ साइंस के, जीके के, आपके जो मैथ के, रीजनिंग के सेशन है वो भी आपको मिल रहे हैं। तो वो भी दोस्तों आप ले सकते हैं हमारे चैनल के थ्रू। और आपको सभी क्लासेस के मैं पीडीएफ भी अवेलेबल कराता हूं। बहुत लोग बोलते हैं उनको पीडीएफ नहीं मिल रहा है, तो देखिए हमारा जो ऐप है स्टडी हिंदी ऑफिशियल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, या फिर यही सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर तभी मिल जाएगा। हमारे ऐप में देखिए क्लास पीडीएफ का सेक्शन है। आप जैसे ही दोस्तों इस पर आप क्लिक करते हैं क्लास पीडीएफ वाले सेक्शन पे, देखिए क्लास पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, ऐसा खुल जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके ऊपर 10 है। तो देखिए ये सारे क्लासेस आपको इसी तरह मिल जाएंगे। किसी भी, मान लीजिए हमने क्लास 6 को खोला और दोस्तों आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत डिटेल मिलता है सभी क्वेश्चंस के साथ। तो आपके रिवीजन के लिए मैंने पीडीएफ दिया हुआ है। ठीक है, और आपको डेली फ्री टेस्ट भी देखिए अब आपको मिलेगा। ये हमारा जो सेक्शन है इसी में बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा डेली फ्री टेस्ट। चलिए भाई, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पूरे सेशन को ध्यान से देखिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो ना। मैं समझता यही हूँ कि अगर आप उस साइड से पढ़ रहे हैं तो आपको भी कुछ ऐसी चीज़ें मिले जिससे कि आपको बेनिफिट हो, आपका समय नुकसान ना हो। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का नाम दोस्तों क्या है। मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि राज्य का मुख्यमंत्री और राज्यपाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी परीक्षा में 1+1 नंबर दिलाने में कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेगा। मतलब 2 नंबर का ये प्रश्न है, अगर आप जितने भी हमारे राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं उनसे प्रश्नों को याद कर लेते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें इस प्रश्न में, तो राजस्थान के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं दोस्तों भजन लाल शर्मा। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए है। कोई बात नहीं, इसके बाद दोस्तों हम आएंगे इस मैप पे ना, आपको बताऊंगा बहुत सही चीज। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भजन लाल शर्मा बने हैं राजस्थान के, वो किस पार्टी से हैं दोस्तों। तो ये है बीजेपी, बोले तो भारतीय जनता पार्टी से हैं। और अगर आपसे, जैसे हमारे एक प्रश्न में डिस्कस किया जा रहा है राजस्थान ना, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि राजस्थान का फॉर्मेशन कब हुआ था, या फिर राजस्थान दिवस हम लोग कब मनाते हैं। तो 30 मार्च को देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 30 मार्च सन 1949 को दोस्तों राजस्थान का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। और राजधानी दोस्तों पिंक सिटी जो है दोस्तों, ये कौन सी हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी जयपुर, यहाँ की राजधानी हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ के जो तत्कालिक राज्यपाल हैं वो कौन है, तो इनका नाम है हरिभाऊ किशन राव वागड़े। हरिभाऊ किशन राव वागड़े। तो ये थी सारी चीजें जीके से रिलेटेड जो कि राजस्थान की थी। तो एक प्रश्न के साथ हम और भी चीजों को इसी तरह डिस्कस करेंगे, इतनी बार करेंगे कि आपको प्रश्न याद होगा ना। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि हम मैप में आएंगे ना, क्योंकि मैप बड़ा जरूरी है भाई। भारत का भी जरूरी है, हमारा दिल है कहीं ना कहीं, लेकिन इसमें जो हमको राज्य दिख रहे हैं उन राज्य का लोकेशन के साथ साथ मैं आपको सभी मुख्यमंत्रियों को इसी सेशन में बताने वाला हूं, और बहुत ही क्विक वे में ना। हम लोग जैसे बात कर रहे थे राजस्थान का, तो दोस्तों ये थे भजन लाल शर्मा। ठीक है, अब हम इसके आसपास के राज्यों को देखते हैं। जैसे इसके जस्ट नीचे है दोस्तों आपका गुजरात। यहाँ पे दोस्तों कौन है, तो यहाँ पे हैं आपके भूपेंद्र पटेल। कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे भूपेंद्र पटेल। ठीक है, अब इसके जस्ट ऊपर देखिए आपका हरियाणा है। हरियाणा में चुनाव हुआ था और दोस्तों यहाँ पे बने थे कौन, ये बने थे नायब सिंह सैनी। ठीक है, कौन बने थे, नायब सिंह सैनी। ठीक है, इसके ऊपर देखिए पंजाब है, तो पंजाब के दोस्तों कौन हो जाएंगे, पंजाब के हो जाएंगे भगवंत मान। कौन हो जाएंगे, भगवंत मान। पंजाब के कौन हो जाएंगे, भगवंत मान। ठीक है, इसके ऊपर दोस्तों हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश के दोस्तों कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू, आप ये याद रखिएगा। अब हिमाचल प्रदेश के ऊपर देखिए आपका जम्मू कश्मीर है, और इस बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ और यहाँ पे दोस्तों कौन बने हैं, तो ये बने हैं उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री। ठीक है, उमर अब्दुल्ला जो बने हैं दोस्तों, ये यहाँ पे मुख्यमंत्री बन गए। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद ये लद्दाख है, बीडी मिश्रा वहाँ के राज्यपाल हैं लद्दाख के, और जो है मनोज सिन्हा जो है वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं। अब देखिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया। अब ये बचा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, क्या नाम है, पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, चलिए देखिए मैं एक बार बता रहा हूँ, फिर धीरे धीरे रिवीजन करके याद कर लेंगे।
इसके बाद भैया दिल्ली है, तो दिल्ली में तो अभी चुनाव हुआ है हाल ही में, केजरीवाल हार गए हैं, बीजेपी से कोई बनेगा, अभी चेहरा वो सामने आया नहीं है, तो आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। वैसे आतिशी मरलेना इसके पहले थी। अच्छा, इसके बाद हमारा आता है यूपी, तो यूपी के दोस्तों योगी जी हैं, बोले तो योगी आदित्यनाथ, ठीक है, यूपी भी हो गया, मतलब हम लोग उत्तर के सारे बेल्ट को ले लिए हैं। अब बचा देखिए बिहार, तो बिहार के आपको पता है कौन है, 9 बार से बन चुके हैं भाई, शपथ ले चुके हैं, इंजीनियर साहब है नीतीश कुमार, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। अब हम लोग देखिए इतना कवर कर चुके हैं, आधा जो है भारत, मान लीजिए इधर से झारखंड और वेस्ट बंगाल को भी ले लेते हैं, तो झारखंड के दोस्तों हो जाएंगे हेमंत सोरेन, ठीक है, झारखंड के कौन से हो जाएंगे, हेमंत सोरेन हो जाएंगे, और वेस्ट बंगाल के कौन हो जाएंगी सीएम, तो ये हो जाएंगी ममता बनर्जी हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए हमने आधा भारत जो है लगभग कवर कर दिया। 7 सिस्टर्स को भी छोड़ देते हैं ना, 7 सिस्टर को, जैसे सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग हो जाएंगे, 7 सिस्टर को भी छोड़ते हैं, उसको अलग से याद करवाएंगे। अब मध्य प्रदेश है दोस्तों, हिंदुस्तान का जो दिल है, यहाँ पे कौन है, ये है मोहन यादव, कौन हो जाएंगे, मोहन यादव हो जाएंगे, ठीक है। और भी कलर है हमारे पास, बिल्कुल दूसरा कलर ले लेते हैं। महाराष्ट्र के दोस्तों बने हैं एकदम नए नवेले, और इनका नाम क्या है, इनका नाम हो जाएगा देवेंद्र फडणवीस, क्या हो जाएगा, देवेंद्र फडणवीस। चलिए ये भी हो गए। अब छत्तीसगढ़ के देखिए कौन है, तो ये भी नए अभी चुने गए हैं, और इनका नाम क्या हो जाएगा, इनका नाम हो जाएगा विष्णुदेव साय हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ का। उड़ीसा के कौन हो जाएंगे, तो उड़ीसा के हो जाएंगे मोहन चरण मांझी, कौन हो जाएंगे, मोहन चरण मांझी हो जाएंगे उड़ीसा के, ठीक है। चलिए अच्छा ये भी हो गया। तेलंगाना के दोस्तों कौन हो जाएंगे, तो तेलंगाना के हो जाएंगे रेवंत रेड्डी, तेलंगाना के कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे रेवंत रेड्डी, ठीक है। और आंध्र प्रदेश के दोस्तों कौन हो जाएंगे, तो देखिए चंद्रबाबू नायडू हो जाएंगे, ठीक है। और कर्नाटका के सिद्धारमैया हो जाएंगे, ठीक है। तमिलनाडु के एम के स्टालिन, यहाँ पे केरला के पिनाराई विजयन, कुछ छूटा, गोवा के प्रमोद सावंत, छोटा सा है यहाँ पे छूट गया। तो ये मैंने पूरा आपको बता दिया है। ये अगर आप पूरा याद कर लेते हैं तो दोस्तों आपको 1 नंबर मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, किसी न किसी दोस्तों राज्य का आपसे प्रश्न पूछ ही लेता है, ठीक है। तो 1 नंबर आपको ये दिला देगा। इसी तरह मैं आपको सभी राज्यपाल भी रटवा दूंगा, राजधानी भी रटवा दूंगा, सबसे बड़ा जिला कौन है, सबसे छोटा जिला कौन है, उस राज्य में जिले कितने हैं, ये सब रटवा दूंगा। ये मैं कैसे कह रहा हूं, पिछले क्वेश्चन से देख लीजिए, जैसे ये प्रश्न है ना, इसी प्रकार से आपको सभी राज्यों के अगर बारे में बताऊंगा सभी प्रश्न में, तो आपको 100% दोस्तों इस प्रकार से याद हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से इसको हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो वीडियो को लाइक तो कर दिया करो यार, कम से कम लाइक तो कर दिया करो, लाइक भी नहीं करते तुम लोग एकदम। चलो देखिए, आप लोगों को मैंने बोला था कि बहुत सारे पेड कोर्सेज हैं जो आप ऐप के थ्रू ले सकते हैं, स्पेशली फॉर ग्रुप डी, और बहुत सारे लोगों ने ले लिया है, सभी पे क्लासेस अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हैं, और लगातार डाले जा रहे हैं जो आपके लिए यूज है। करंट अफेयर्स और जीके को आप अपकमिंग 2025 एग्जाम में किसी भी एग्जाम के लिए कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको ले लीजिएगा, ठीक है। इस पे सारे कोर्सेज हैं। मैथ ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। मैथ का देखिए, ये जो संपूर्ण गणित है पूरा कोर्स चैप्टर वाइज है, कंप्लीट आपको मिलेगा। लेटेस्ट परीक्षा प्लस इसमें 50 फुल मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे, इवन है 30-40 डाल दिए गए हैं। इसी तरह रीजनिंग का भी कोर्स दोस्तों आ गया है, जो आपको पूरा कराएगा। रीजनिंग का सारा एग्जाम जो है कंप्लीट चैप्टर वाइज होगा, और इसमें भी आपको 50 टेस्ट मिलेंगे, 50 मॉक टेस्ट इसमें भी दिए जाएंगे, ठीक है। ये तीनों दोस्तों आप हमारे पेड कोर्स वाले सेक्शन से ले सकते हैं। ऐप में ही एक सेक्शन है पेड कोर्स का, और टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में टेस्ट सीरीज आप जाके ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर से ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा अगला क्या है। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन तो मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ, तो आप चाहें तो एलिमिनेट कर सकते हैं इसी प्रश्न से ना। जैसे पुष्कर सिंह धामी कहाँ के हैं, तो ये हो जाएंगे उत्तराखंड के। हेमंत सोरेन दोस्तों कहाँ के हो जाएंगे, तो झारखंड का पूछ रहा है, तो ये हो जाएंगे आपका झारखंड के ही हैं। शिवराज सिंह चौहान अब जो है कि तत्कालिक भारत के कृषि मंत्री हैं, ठीक है। और एम के स्टालिन दोस्तों कहाँ के हैं, तो दोस्तों ये हो जाएंगे आपके तमिलनाडु के। कहाँ के हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके तमिलनाडु के। तो इस क्वेश्चन में हेमंत सोरेन जो है दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो किस पार्टी से अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से ये संबंधित है। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से दोस्तों किसे सम्मानित किया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि दोस्तों ये जो अवार्ड है ये दिया गया है प्यारे लाल शर्मा को। देखिए ये हैं, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ठीक है। श्री प्यारे लाल शर्मा, जो कि पद्म विभूषण इनको 2024 में भी दिया गया। तो संगीतकार प्यारे लाल शर्मा को कला में उनके योगदान के लिए लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। जो कि क्या आप हाथ में उनके क्या देख रहे हैं, ये एक वायलिन वादक हैं ना। इस प्रकार से प्रश्न आता है, 4 ठो नाम दे देगा, पूछ लेगा इसमें से वायलिन वादक कौन है। तो इस प्रकार के नाम, क्योंकि उन्हीं लोग को हाईलाइट करता है जिनको रिसेंट में कोई अवार्ड मिला है, फिर कोई जो न्यूज में रहे हो, जनरली उसी प्रकार से प्रश्न आपसे पूछता है।
मूल कर्तव्य का संबंध दोस्तों किस अनुच्छेद से है? मूल कर्तव्य से ना आपसे पूछा जा रहा है। तो आप मैक्सिमम तो आप चाहें तो कहीं ना कहीं अगर आपको अनुच्छेद याद है, नहीं याद है, क्लास लीजिए इसके पहले के जितने भी क्लासेस मैं ला रहा हूं। जैसे दोस्तों आर्टिकल नंबर 72 है, इसमें जो है राष्ट्रपति किसी को भी मृत्यु दंड से बचा सकता है, क्षमादान है। आर्टिकल नंबर 75 में दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री है ना, तो प्रधानमंत्री हो गया भैया 75 में। ठीक है। 19 क में दोस्तों हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की आज़ादी मिलती है, बोलने की आज़ादी दोस्तों इसमें मिलती है। इसमें कुल 6 प्रकार की आज़ादी दी गई है। ठीक है। पहले 7 प्रकार की थी। जो संपत्ति का अधिकार था उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया 44वां संविधान संशोधन सन 1778 में, जिसे आर्टिकल नंबर 300A में डाल दिया गया अनुच्छेद 19F से निकाल के। ठीक है, याद रखिएगा। तो फिलहाल आप समझ चुके होंगे मूल कर्तव्य दोस्तों जो हो जाएगा आपका 51 क में हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आपको एकदम रट्टा मारने हैं, उसका कोई उपाय नहीं है, आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है। जैसे मैंने आपको 51 का बता दिया, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा मूल कर्तव्य। ठीक है, जो कहाँ से लिया गया है आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, कौन से देश से लिया गया है। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति से रिलेटेड मैंने आपको आर्टिकल बताए थे 6, 52, 54, 57, 60, 61, 72। ठीक है। 52 में राष्ट्रपति, 54 में इलेक्शन, 57 में री इलेक्शन, 60 में शपथ, 61 में महाभियोग और 72 में क्षमादान। ठीक है। तो सबसे ज्यादा देखिए आपका ये 61 भी आता है, महाभियोग, इम्पीचमेंट। और दोस्तों ये जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया ये भी प्रश्न आता है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। और 72 मैंने आपको बताया ये भी बहुत बार पूछा जाता है, राष्ट्रपति का क्षमादान, ये भी देखिए आपका इसी से आता है। राष्ट्रपति का शपथ जो है आर्टिकल नंबर 60 से आता है। तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति से रिलेटेड जो है 4 आर्टिकल यहाँ पे शो कर रहे हैं, 52, 54, 61 और 60। तो भारत का राष्ट्रपति 52, 54 भारत राष्ट्रपति का निर्वाचन, 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की हटाने की प्रक्रिया और राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति आर्टिकल नंबर 72 के से है। अब यहाँ पे 75 हो गया, 74 लिखा है। भारत का प्रधानमंत्री देखिए हो गया 75। संसद का गठन देखिए ये आपको ये 4 के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचों मान लीजिए संसद से रिलेटेड। 79 में दोस्तों संसद का गठन है, 80 में दोस्तों राज्यसभा है, 81 में दोस्तों लोकसभा है, 85 में दोस्तों लोकसभा का विघटन है और 108 में संसद का संयुक्त अधिवेशन। तो ये भी देखिए आपको एकदम अच्छे से रटा होना चाहिए ना। 4 याद रखिए एक साथ, 79, 80, 81, 85 याद रखिए। संसद का गठन, राज्यसभा का गठन, लोकसभा का गठन और आपका 85 में लोकसभा का भंग हो गया आपका, और 108 में संसद का जो कि संयुक्त अधिवेशन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको एकदम याद होने चाहिए। नहीं याद हो रहा है क्लास लेते रहिए ना, इसका और बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन आप क्लास लेते रहेंगे तो मैं आपको याद करा दूंगा, गारंटी है। चौसा का युद्ध, चौसा लेते हैं दिमाग में आम आने लगता है। चौसा का युद्ध दोस्तों किस वर्ष हुआ था? तो मैं 1539 के आसपास के मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है। तो फिलहाल मैंने आपको 1500 में एक बार पानीपत पूरा याद करा दिया है। अगर आपको अभी भी नहीं याद है तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 1526 हो गया, 1556 हो गया, 1761 होगा, 1761 होगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका P1, ये हो गया आपका P2, ये हो गया आपका P3। पानीपत के 3 युद्धों के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो कि 1500 से 2 हैं आपके पास। अब यहाँ पे देखिए चौसा का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था सन 1539 में। ठीक है। 1500 दोस्तों 39 में हुआ था यहाँ पे। ठीक है। और इस युद्ध में शेर खान और हुमायूं के बीच में हुआ था, और इस युद्ध में शेर खान की जीत हुई थी और उसने अपना नाम बदलकर शेर शाह सूरी रख लिया था इस जीत के बाद। ठीक है। अब देखिए 39 के बाद देखिए ना, 39 के बाद यहाँ पे देखिए बिलग्राम का एक युद्ध है, इसके बारे में बताऊंगा। ये देखिए है 1540 में। ठीक है। और पानीपत का द्वितीय युद्ध दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं 1556 मैंने आपको बता दिया। और 56 से 76 करीब मतलब 20 साल बाद जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा आता है प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है। तो पानीपत के द्वितीय युद्ध में अगर हम 20 साल जोड़ दें तो हल्दी घाटी के युद्ध को हम याद कर सकते हैं ना इस तरीके से। और 40 में आपका बिलग्राम हुआ था, 39 में चौसा हुआ था, घाघरा का युद्ध देखिए 29 में हुआ था, और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था सन 1526 में। क्लियर, याद रहेगा। भारत के वायुसेना के दोस्तों प्रमुख बने हैं, नए बने हैं, क्योंकि कार्यकाल अभी 2024 में लास्ट खत्म हुआ है, 2025 में आपको ये नया आ गया है। तो मैं आपको सारा बताऊंगा, क्योंकि मेरा मोटो यही रहता है, समझ लीजिए मेरा भी एग्जाम है, हमको भी एग्जाम क्लियर करना है ना। तो उपेंद्र द्विवेदी, AP सिंह पविसे में अविसे में। ठीक है। इसके बाद दिनेश कुमार त्रिपाठी
और परमेश्युमड़ी, ये चारों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये चारों इंपॉर्टेंट हैं वो तो मैं बताऊंगा ही, एक चीज और बताता हूं, वो डेट बताता हूं आपको। ठीक है, तो डेट है आपका 15 जनवरी। ठीक है, ये है आपका 8 अक्टूबर, ये है आपका 4 दिसंबर, और ये है आपका 1 फरवरी। अब देखिए इसमें मैंने रीजनिंग लगा दिया, अगर आप चाहें तो इसे डिकोड कर सकते हैं ना। अगर आप रीजनिंग, भाई बहुत 30 नंबर का रीजनिंग आ रहा है, तो यहाँ पे रीजनिंग डिकोड करिए। उपेंद्र द्विवेदी कौन है? 15 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? थल सेना दिवस मनाते हैं, तो हमारे थल सेना के अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, और एपी सिंह पविष्य में और अमिसेवे, ये है हमारे तत्कालिक वायुसेना के प्रमुख हैं। ठीक है, ये भी हो गया। थल सेना, वायुसेना, फिर नेवी ना, पानी वाली सेना, ये है दोस्तों हमारे नेवी के चीफ हो जाएंगे आपके डी के त्रिपाठी हो जाएंगे। ठीक है, 1 फरवरी को दोस्तों हमारा जो कोस्ट गार्ड है ना, इंडियन कोस्ट गार्ड है, इनके जो हेड हो जाएंगे ये हो जाएंगे परमेश्युमड़ी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर तो आपको पता चल गया कि ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। भारतीय तटरक्षक बल के दोस्तों जो अध्यक्ष हैं वो कौन है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे परमेश्युमड़ी। ठीक, अब देखिए इसमें क्या कितनी चीजें डिस्कस हो गई, इसीलिए मैं बोलता हूं कि छोड़िएगा मत, और इसका पीडीएफ कम से कम आप लोग ले लिया करो। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप लोग बोलते हैं मैं रेगुलर पीडीएफ अब डाल रहा हूं, पीडीएफ आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे दिया जाएगा, तो वहां से आप उसे ले लीजिएगा और एक बार रिविजन किया करो जरूर ना। एक बार बस खोल के घसका लिया करो, प्रीवियस क्लासेस को देख लिया करोगे, तो क्या होता है ना, हमारे पास दिमाग में क्या है, RRR का फॉर्मूला काम करता है, WWW का रीड राइट रिमेंबर का फॉर्मूला, एक बार पढ़ें देखें फिर देखें तो भूलेंगे नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एपी सिंह पविष्य में और अविष्य में मैंने आपको बता दिया। कन्नौज का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? ठीक है, तो अभी मैंने आपको चौसा का बता दिया था। ठीक है, ठीक है, मैंने आपको फिर बिलग्राम का बता दिया था। देखिए यही मैं बोला था कि मैं आपको बताऊंगा ना, इसी में लूप होल छिपा हुआ है। 1540 में तो कन्नौज का युद्ध हुआ था कि बिलग्राम का युद्ध हुआ था? बिल्कुल सही दोस्तों, ये बिलग्राम का युद्ध और कन्नौज का युद्ध वही है ना। देखिए कन्नौज का युद्ध सन 1540 ईस्वी में हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, और इसमें देखिए शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, और इसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, यही मैं आपको बता रहा था। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, कन्नौज कभी भी आएगा, बिलग्राम कभी भी आएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। कलिंग का युद्ध दोस्तों 261 ईसा पूर्व। प्लासी का युद्ध देखिए ये भी प्रश्न आया है बहुत बार ना, तो 1757 प्लासी का युद्ध दोस्तों 1757। सिंध का युद्ध हुआ था 712 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1151, तराइन का द्वितीय युद्ध 1152। बक्सर का युद्ध दोस्तों लड़ा गया था सन 1764 में, और कारगिल का युद्ध दोस्तों सन 1999 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला दोस्तों कहाँ पे है दोस्तों? तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। और यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि तत्कालिक जो है दोस्तों वो गवर्नर कौन है, तो विनय कुमार सक्सेना जी हैं, जो कि नई दिल्ली के। दोस्तों देखिए अगर आप ग्रुप डी की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं अपकमिंग जो 2025 है, तो आप सभी से गुजारिश एक है कि चैनल को सब्सक्राइब तो करते हैं लेकिन आप बेल बटन को नहीं दबाते हैं। तो ये बेल बटन है बड़ा जरूरी है, क्योंकि नोटिफिकेशन इसी से मिलेगा। और मेरी क्लास मिस मत किया करो, आपका 20-25 मिनट डेली लूंगा मैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं लूंगा, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको इसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, चलिए लोधी वंश का दोस्तों प्रथम शासक कौन था? सबसे पहला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारा बताऊंगा मैं इसमें आपको। तो सही आंसर की बात करेंगे, देखिए बहलोल लोधी हो जाएगा यहाँ पे सी। ठीक है, लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो उसको जाएगा बहलोल लोधी। कोई कोई बकलोल लोधी भी कहते हैं ना, वो मजे के लिए कहते हैं, लेकिन हमको तो याद करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने 3 आपको कॉलम दिखाए हैं, और ये तीनों कॉलम भाई बड़े जरूरी हैं। क्यों जरूरी है समझिए। पहला है राजवंश, जैसे नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश। संस्थापक हैं कौन, अंतिम सम्राट और महान शासक कौन है, ये आपको एकदम रटना है। आप इसे पीडीएफ से रट लीजिएगा, मैं डेली क्लास में लूंगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको पीडीएफ में दे दूंगा। जैसे मान लीजिए अगर आपसे सातवाहन पूछ लिया, इसके संस्थापक का नाम देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये प्रश्न आया है, तो सिमुख हो जाएंगे। और इसके जो अंतिम महान शासक थे दोस्तों, तो यज्ञ सातकर्णी थे। इस प्रकार से आपको प्रश्न एक के साथ 2-3 ऐड करके याद करेंगे, तभी काम चलेगा, क्योंकि कंपटीशन बड़ी तगड़ी होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पीडीएफ में ले लीजिएगा। भारतीय संविधान का हृदय ना, भारतीय संविधान का हृदय किसे कहते हैं?
अब यहाँ पे थोड़ा सा लूप होल है, लेकिन ठीक है, प्रश्न में हमारा प्रियम्बल्स नहीं दिख रहा है, इसलिए हम लोग आंख बंद करके आर्टिकल नंबर 32 को मारेंगे, जो कि दोस्तों है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया संविधान का हृदय और आत्मा। अगर इसमें प्रियम्बल्स वर्ड आ गया होता तो हम लोग आंख बंद करके प्रियम्बल्स को मार देते। तो आप बोलेंगे सर प्रस्तावना तो है ही नहीं। बिल्कुल नहीं, हमारे संविधान के प्रस्तावना को ही संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। लेकिन अगर एक कोटेशन में आ गया कि भीमराव अंबेडकर ने किसे आर्टिकल को कह लीजिए किसे जो कि संविधान का हृदय और आत्मा कहा, तब आर्टिकल नंबर 32, ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर इसमें प्रस्तावना है तो मामला गड़बड़ हो जाता है, प्रस्तावना है नहीं, इसलिए आंख बंद करके संवैधानिक उपचारों का अधिकार को आप आंसर मार के आगे बढ़ जाइए। आप लोगों के लिए मैंने 3 ई बुक्स दिए थे और धमाकेदार तरीके से बहुत सारे लोगों ने ई बुक्स लिया, थैंक यू सो मच। रिव्यू भी सही है आप सभी लोग का। मैथ ये 500 क्वेश्चन है, देखिए 500 क्वेश्चन मैथ के हैं विद सोल्यूशन, सभी के सोल्यूशन के साथ हैं। 500 क्वेश्चन पूरे सोल्यूशन इस ई बुक में, इसको लेके लगाते रहिए ना, 2 4 5 10 जब भी मौका मिले 500 लगा डालिए एकदम परीक्षा पैटर्न पे। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जीके को टॉपिक वाइज पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों, इसलिए देखिए ये पूरे टॉपिक एकदम जो बार बार रेलवे परीक्षा में पूछेगा उन सभी टॉपिक्स को यहाँ पे मेंशन किया गया है, लिया गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट ई बुक है आप सभी लोगों के लिए, इसको जरूर से ले लीजिएगा। और थर्ड वन स्टैटिक जीके के 2500 महत्वपूर्ण प्रश्न विथ डिटेल, सभी प्रश्नों के डिटेल दिए गए हैं और ये सभी चीजें दोस्तों हमारे ई बुक वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। इसमें साइंस का भी देखिए 1000 प्रश्न जो बार बार रिपीट किए गए हैं आपके रेलवे ग्रुप डी में, वो भी मेंशन है। इसमें एक चीज मैंने आप लोगों के लिए एकदम फ्री रखा है, वो है हिस्ट्री का ई बुक। 1-2 ई बुक और मैं बनवा रहा हूं, वो भी आपको फ्री में बहुत जल्द मिल जाएगी। तो हिस्ट्री के ई बुक को आप जरूर से ले लीजिएगा दोस्तों, ये फ्री है, आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कैसा पूरा ई बुक बड़ा सिस्टम बना है। 3-4 ई बुक और डाल रहा हूं जो फ्री में आप ले सकते हैं इसमें, तो जरूर से ले लीजिएगा, जो कि ई बुक वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। इंपीरियल बैंक किस बैंक का पुराना नाम है ना, इंपीरियल बैंक, समझ गए होंगे आप लोग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत की सबसे बड़ी एवं सबसे पुरानी बैंक है। 14 सितंबर सन 2022 को भारतीय स्टेट बैंक ने पहली बार, जो कि एक तरीके से देख लीजिए 5 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण को पार करने वाला तीसरा ऋणदाता और 7वीं भारतीय कंपनी बन गई। समझ रहे हैं, बहुत बड़ा अचीवमेंट है इनके लिए ये। तो ये प्रश्न पूछा जाता है। फिलहाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हमसे एमडी और सीईओ का नाम दोस्तों पूछा जाएगा कि करंट में इसके चेयरमैन एंड सीईओ कौन है करंट अफेयर से। तो आप पिक्चर जो देख सक रहे हैं ये है दोस्तों चल्ला श्रीनिवासन शेट्टी, क्या नाम है इनका, चल्ला श्रीनिवासुलू शेट्टी इज द करंट चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तारापुर दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है, इस प्रश्न को मैं एकदम धुआं धागा खोल दूंगा इस प्रश्न में, टेंशन मत लीजिए। तारापुर किस लिए प्रसिद्ध है, और बहुत बार प्रश्न आया है, इस प्रकार के एटॉमिक पावर प्लांट आपसे पूछे ही जाते हैं परीक्षा में। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा तारापुर जो है वो एटॉमिक पावर प्लांट है, ठीक है भाई, सही बात है। और कौन कौन से ऐसे एटॉमिक पावर प्लांट हैं जो आपके लिए जरूरी हैं, तो पहले नाम जान लीजिए, डिटेल आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। मैं इस पे क्वेश्चन एक लेते डिटेल आपको बताऊंगा, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, समझ सकते हैं आप इसे। मैं कुछ चीजें बता दे रहा हूं लेकिन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 7 नाम पहले आप समझ लीजिए कि वो 7 नाम कौन कौन से हैं, जो आप पहले नाम बेस जानिए जो इंपॉर्टेंट है। तारापुर देखिए जो है महाराष्ट्र, जो कि संचालन इसका 1969 जब इसरो एस्टेब्लिश हुआ था तभी इसे संचालित किया गया था। दूसरा दोस्तों रावत भाटा है जो राजस्थान में है, और दोस्तों ये जो स्थापित किया गया था सन 1973 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। तीसरा दोस्तों जो है आपका देखिए हो जाएगा कुडनकुलम, जो कि तमिलनाडु में दोस्तों स्थित है, और भारत में सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र अगर आपसे पूछा जाएगा जो कि ऊर्जा के केंद्र में, तो दोस्तों यही है आपका काकरापार दोस्तों गुजरात में, जिसे 1993 में संचालित इसका स्टार्ट किया गया, और दोस्तों यह भारत के गुजरात के ब्यारा जो एक शहर है वहां पे स्थित है। 5वां देखिए कैगा, बहुत बार आया है, जो कि दोस्तों उत्तर कन्नड़ जिले के काली नदी के पास कर्नाटका में दोस्तों स्थित है। इसके बाद नरोरा जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर में है, प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, और कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है, 220 मेगावाट बिजली पैदा करती है दोस्तों, और स्वदेशी रूप से परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये आपका तमिलनाडु में है। तो 7 नाम कौन कौन से हैं फिर से देखते हैं। तारापुर महाराष्ट्र, रावत भाटा राजस्थान, कुडनकलम तमिलनाडु, काकरापार गुजरात, कैगा कर्नाटक, नरोरा उत्तर प्रदेश और कलपक्कम तमिलनाडु में, ठीक है। तो 7 नाम आपको याद होने चाहिए, पीडीएफ में आपको सारे डिटेल के साथ ये मिल जाएगा। कालिदास किस काल के कवि थे, कालिदास की भी एक अपनी बड़ी कहानी है। सही आंसर की बात करूं दोस्तों ये गुप्त काल के कवि थे ना, सी इज द राइट आंसर।
पहली शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार भी थे ये। उन्होंने भारत के पौराणिक कथाओं और दर्शन के आधार पर बहुत सारी रचनाएं बनाई हैं जिनको आपको जानना चाहिए। जैसे इनके मालविकाग्नि मित्रम को आपने जरूर देखा होगा, विक्रम उर्वशी, शकुंतला, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद कुछ महाकाव्य हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, जिसमें म लगा है, ये सारे के सारे महाकाव्य है ना। मेघदूतम, रघुवंशम और कुमार संभवम संभवम ये कालिदास के हैं, ठीक है। मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाबालेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? महाबालेश्वर मंदिर, चलिए कहां पे स्थित है, कौन से स्टेट में है, कमेंट करिए फटाक से दोस्तों। ये हो जाएगा पल्लव वंश, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो पल्लव राजवंश प्राचीन दक्षिण भारत की राजवंश है जो 4वीं शताब्दी में कांचीपुरम में राज्य इन्होंने स्थापित किया था। लगभग 600 वर्ष और तेलुगु राज्य में इन्होंने दोस्तों राज्य किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? मैंने आपको संविधान के भाग बताए थे इसके पहले क्लास में, भूल गए होंगे, याद तो होगा नहीं, पीडीएफ लेके उसको अचार डाल रहे होंगे, रख लिए होंगे, तो यही सब मिस्टेक है। फिर से बताऊंगा, भारतीय संविधान का में नागरिकता का प्रभाव जो भाग 1 है 1 से 4 तक है, भाग 2 क्या है 5 से 11 तक है जिसमें नागरिकता है, भाग 3 क्या है 12 से 35 है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को दिखाता है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा भाग 2 होगा, भाग 2 मतलब 5 से 11 है, तो इस क्वेश्चन में देखिए आपका ए आंसर से हो जाएगा 5 से 11। आइए फिर से बताता हूं आपको भाग, कुछ भाग बताता हूं जो याद कर लीजिएगा। भाग 1 संघ और उनके राज्य क्षेत्र जो आपका 1 से 4 तक आता है, ठीक है। भाग 2 में नागरिकता है दोस्तों जो आपका 5 से 11 तक आता है। भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार है दोस्तों जो 12 से 35 तक आता है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व दोस्तों जो आपका 36 से 51 तक आता है। भाग 4 क में मौलिक हमारे कर्तव्य है दोस्तों जो 51A में आता है। भाग 5 में संघ है दोस्तों जो आपका 52 से 151 तक आता है, मतलब राष्ट्रपति से शुरू होता है और 151 तक। भाग 6 में दोस्तों हमारा राज्य है जो 152 आर्टिकल से लेकर 237 तक आता है। और भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है जो आपका 239 से लेकर 242 आर्टिकल तक आता है, ठीक है। अब याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही सारी चीजें मैंने आपको बताई वही है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक। संविधान द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है, संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है। थोड़ा मैं कंफ्यूज हूं प्रश्न में, क्या है भाई? किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? मौलिक अधिकार 12 से, इसमें छेड़छाड़ तो नहीं होता है, इमरजेंसी के समय है, कुछ ऐसे हैं जैसे इसको वापस ले लिया जाता है, लिटिल बिट कन्फ्यूजन क्वेश्चन में। फिलहाल हमारे जो मौलिक अधिकार है मैंने आपको बता दिया, ये भाग 3 में आते हैं, ठीक है, और ये आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो हो सकता है इसका यही सही आंसर हो। कंफ्यूजन है थोड़ा सा, मतलब समझ नहीं आ रहा अभी, ठीक है। चलिए इस पर डिस्कस किया जाएगा। सिनेगाग किस धर्म का आराधना स्थल है? दोस्तों ये यहूदियों के द्वारा दोस्तों प्रेयर की इनकी जो स्थल है जहाँ पे लोग प्रार्थना करते थे, और ये प्रश्न बार बार हमारे परीक्षा में रिपीट किया गया इसलिए मैंने ले लिया, इस तरीका ये दिखता है। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश दोस्तों कौन सा है? तो हमारे भारत में दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा उत्पादन की जाती है। फिलहाल ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है जो सोयाबीन सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, लेकिन हम देखते हैं कि भारत जो है वो किस किस चीज़ में अग्रणी है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों है आपका, ठीक है। तो भारत आइए देखते हैं किस किस राज्य में जो कि आपका अग्रणी है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें, दूध का सबसे बड़ा उत्पादक, दुनिया में बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक है, जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक है, केला देखिए केले का भी सबसे बड़ा उत्पादक भारत ही है, अरंडी के बीजों का भी उत्पादक है, आमों का सबसे बड़ा उत्पादक है, प्याज का देखिए सबसे बड़ा उत्पादक है, पपीते का सबसे बड़ा उत्पादक है, दाल का सबसे बड़ा उत्पादक है, नींबू और मौसमी का सबसे बड़ा उत्पादक है, चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, चाय के उत्पादन में पहला स्थान चीन का है, और गन्ने का भी दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, और गन्ने में देखिए सबसे पहला है दोस्तों ब्राज़ील। तो भारत में इन सभी चीज़ों पे प्राथमिकता है, मतलब सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नाथुला दर्रा दोस्तों किस राज्य में स्थित है? नाथुला जेलेपला ना सिक्किम राज्य में है।
जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा, देखिए सी इज द राइट आंसर। सिक्किम राज्य में है, देखिए नाथुला भी याद रखिएगा, और एक और याद रखिएगा जेलेपला। नाथुला और जेलेपला पास कहाँ पर है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका जो कि सिक्किम में। और देखिए माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख, ये तीनों कहाँ पे हैं? ये दोस्तों हो जाएगा आपका उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए ये देखिए सारे मैंने दर्रे आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिए हैं, और कौन किसको जोड़ता है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए, बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो बोमडिला दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों स्थित है। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब अगर मैं पीछे आऊँ, देखिए ये है बोमडिला जो 10वें नंबर पे है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और देखिए मैंने आपको नाथुला जो बताया है ये सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त के क्षेत्र में स्थित है। जेलेपला भी देखिए वही है आपका। सिपकिला है आपका हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा देखिए आपका कुलू घाटी में है। तो इस प्रकार के दर्रे से दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बनते हैं। तो ये थी आज की क्लास, और आप इसका पीडीएफ हमारे ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, स्टडी इन हिंदी ऑफिशियल, प्ले स्टोर पर सर्च कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा। आप सिंपली क्लास पीडीएफ यहाँ पे खोलेंगे, आपको देखिए क्लास पीडीएफ के बाद यहाँ पे इस तरीके से खुलेगा, ये आप पूरा देख सकते हैं, 9 तक है, फिर आप इसे अपने फ़ोन में भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और ये पेड कोर्स आ चुके हैं ग्रुप डी 2025 के लिए, आपको पेड कोर्स वाले सेक्शन में सारे मिल जाएंगे, रीजनिंग, मैथ और जीके का तीनों का पेड कोर्स है, आप ले सकते हैं जाके इसमें से। बाकी टेस्ट सीरीज में टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, ई बुक वाले सेक्शन में आपको ई बुक मिल जाएगा, क्लास पीडीएफ में क्लास पीडीएफ, बहुत सारे नोट्स आप ले सकते हैं इस वाले सेक्शन में, आपको सारे नोट्स बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, और ये सारे ई बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से आप इसे ले लीजिएगा। और हिस्ट्री का ई बुक दोस्तों फ्री है, आप यहाँ से जाके ले सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करते रहिएगा दोस्तों के साथ। चैनल पे नए होंगे, ग्रुप डी की बढ़िया तरीके से ट्यूशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।